हेलो फ्रेंड्स, इस मृणाल वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपके चैनल में आपको स्वागत है। आज हम थोड़ा सा मार्केट के हाल पे बात करेंगे। कुछ रीमर्स आ रहा है, कुछ फर्ड भी है, कुछ सच्चाई भी है। इसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। चलिए बात करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो भाई मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा था और हम इन्वेस्टमेंट कर ही जा रहे थे। हम सोच रहे थे शायद ट्रेन छूट ना जाए, तो हम इन्वेस्टमेंट करते ही गए। लेकिन क्या हुआ, अचानक से मार्केट इतना रेड कैसे हो गया? भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़िए। मेरा एक वीडियोस था, मैंने शायद बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जब ये थोड़ा सा पंपिंग हो रहा था उससे पहले का शायद 3 वीक्स पहले मेरा एक वीडियोस था। ये वीडियो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो जब तक ये 25 की रेंज को क्रॉस ना कर दे 25,000 के डॉलर को, तब तक मार्केट में थोड़ा सा डर या फिर पैनिक रहेगा। लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि अभी भी मार्केट में एक अच्छा खासा जो डर बना हुआ था थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का अलग स्ट्रैटेजी है। हालांकि इतना जल्दी ग्रीन जोन पे जाएगा नहीं मार्केट। जाने के बाद में छोटा सा एक डंप आएगा, उसके बाद ये मार्केट रफ्तार पकड़ेगा, तब आपको मौका भी नहीं मिलेगा इस मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, डरिए मत, मार्केट बहुत अच्छा बन सकता है, बस आप अपना सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऑलरेडी बता के रखा था ये बहुत ही जल्दी आपको दिखेगा कि मार्केट अप जाता हुआ, लेकिन एक छोटा सा डंप जरूर आएगा। और ये जो डंप है ना, ये ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है डंप। ये डंप पे ही आप ट्राई करिएगा, कुछ छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। लेकिन हाँ, ये ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप इतना रस में आके कि पूरा आप अमाउंट डाल दो भाई, यहाँ से तो भाई अभी बुल रन आ जाएगा, मैं तो ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा मुझे, ऐसा मत करिएगा। मार्केट का कभी देखो फियर और इंडेक्स देखोगे ना, फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है ये भी 49 पे है। जब मैंने ये वीडियोस बनाया था वो 51 था और उसके बाद में मार्केट अप गया था। अभी भी मार्केट में कोई फियर नहीं है। ये छोटा सा कि फड आ गया, कुछ डंप आ गया, डर है थोड़ा सा डर जो कि अचानक से आया है। इसके चलते मार्केट और थोड़ा डंप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा न्यूज आ रहा है। तो एक तो न्यूज क्या है, देखिए, अगर जब मैं बात करूं एक न्यूज के बारे में, मैं इसको चलो न्यूज आने से पहले बता दूं। अभी आज के डेट पे जो मार्केट है, जो BTC है, वो अभी $21,000 पे चल रहा है। मैंने हालांकि बताया जब ये $25,000 के ऊपर जाएगा तभी मार्केट में मान सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है या फिर मार्केट का बढ़ रहा है। लेकिन ये 25 तो रेंज तो छोड़ 25 तक गया भी नहीं, और उसके नीचे ये अभी तुरंत ही डंप आ गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये भाई मार्केट बहुत रफ्तार पकड़ रहा है, तो कुछ तो मार्केट को हिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डर तो फैलाना ही पड़ेगा बड़े बड़े व्हेल के चक्कर में। क्या है मसला, उसको छोड़िए। अभी देखिए क्या हो गया। ये हो सकता है कि मार्केट जाके 20 नहीं तो 19 तक आ सकता है। डरिए मत, मार्केट शायद 20 को भी टच कर सकता है। करेगा तो बहुत बढ़िया है, मैं तो कहता बहुत बढ़िया, एक डंप जरूर है, तभी मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगा वहां पे और नया वॉल्यूम लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये ज्यादा रुकने वाला नहीं है, डरिए मत। ओके, तो चलिए BTC की बात हम छोड़ देते हैं। अभी क्या हुआ है मार्केट में, रिसेंटली शायद 9 या 10 तारीख को एक न्यूज आया था कि कॉइनबेस का जो एक्सचेंज है वहां पे आप स्टेकिंग जो करते हो, वो स्टेकिंग को बैन कर सकते हैं। यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है जो यूएस का, उन्होंने एक ऐसा रीमर्स आया था वहां पे कि हो सकता है कि कॉइनबेस के अंदर स्टेकिंग बैन हो सकता है। लेकिन जैसे ये न्यूज आते आते तुरंत इस नेक्स्ट डेज पे न्यूज आता है कि क्रैकन के एक्सचेंज के अंदर यूएस में स्टेकिंग बैन हो गया। और क्यों बैन हुआ? बैन होने के बाद में क्रैकन ने $30 मिलियन का फाइन भी दिया है SEC को एज ए सेटलमेंट के तौर पे, कि भाई मुझे माफ करो, मैं आपकी गाइडेंस के तौर पे कुछ कर नहीं पाया, आप जो चाह रहे थे मैं आपको दिखा नहीं पाया, दस्तावेज दे नहीं पाया,
तो भाई आप पेनल्टी लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी अपनी एक्सचेंज पे कोई भी स्टेकिंग का सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा यूएस के अंदर। आपने हाथ खड़ा कर दिया kraken भाई ने। तो ये देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। देखिए कोई भी अभी देखिए जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट के हाल के साथ में थोड़ा बहुत फंडामेंटली नॉलेज जरूरी है। क्या जब तक आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, आप किसी के कहने पे कुछ भी कर लोगे, आप प्रॉफिट के कदापि आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो हड़बड़ा रहोगे ना, आप हिलते रहोगे। आप कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरे को पूछोगे, किसी का टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछोगे भाई एंट्री पॉइंट बताओ, एग्जिट पॉइंट बताओ। कितना दिन करोगे ऐसे भाई, कितना दिन करोगे? एक दिन ऐसा आएगा मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगा, नहीं तो दूसरे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, तब तो आप तो हाथ धरे बैठ जाओगे। भाई किसी के कहने पे कुछ भी मत करो, आप अपनी खुद की थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज गेन कर लीजिएगा और मार्केट में खुद बढ़िएगा। अपनी गाड़ी, आपकी हेलमेट आप खुद लेके बढ़िए। थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं हूं, ये ड्राइविंग स्कूल है, आपको, मैं ड्राइवर नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो जैसे ये न्यूज आया, ये न्यूज आते ही तुरंत एक न्यूज आता है, crypto industry fears a staking ban as some turn to Bitcoin. It has always been on the safe side of regulation. जैसे क्रिप्टो का स्टेकिंग बैन हुआ एक्सचेंज के अंदर, तुरंत ही न्यूज आता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इथेरियम स्टेकिंग या फिर जितने सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे जितने सारे क्रिप्टो है, ये सारे प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म जितने सारे क्रिप्टो है उस पर शिफ्ट हो रहे। तो ये लोग बिटकॉइन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन तो अभी डाउन दिख रहा है, लेकिन हाँ लोग अभी मूव कर रहे हैं, सोच रहे हैं। भाई ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ा सा संभाल के चलिए। हालांकि हुआ क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जितने सारे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग कंसेंसस मैकेनिज्म है, वहां पे आपको अगर स्टेकिंग करना हो, अगर आपको वैलिडेटर बनना हो, तो बहुत तरह तरह का ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन होता है सोलो स्टेकिंग, यानी आप खुद बन जाओ वैलिडेटर, खुद ही स्टेकिंग करो। आपको पता है इथेरियम पे वैलिडेटर बनने के लिए आपको चाहिए 32 इथेरियम चाहिए, आपको एज ए कोलेटरल देना पड़ेगा। वहां पे कोलेटरल करके आप वहां पे सबमिट करिए। करने के बाद में आपको लॉकिंग पीरियड, लॉकिंग जो रहता है आपका इनडेफिनाइट पीरियड के लिए लॉकिंग रहता है, ऐसा कुछ लिमिटेड पीरियड की लॉक नहीं है। आपको लिमिटेड पीरियड नहीं है, ऐसा इनडेफिनाइट, यानी आपको अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको लॉक करके रखना पड़ेगा वही 32 इथेरियम टोकन्स को, अगर आप सोलो स्टेकिंग करते हो। वहां पे हो गया। उसके साथ में क्या है, वहां पे आपको कमांड रन करना पड़ेगा। वहां पे अगर आपको सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको हर टाइम पे टाइम को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, नोड को कांस्टेंट बेसिस पे मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे इनएक्टिव रहे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इतने सारे प्रॉब्लम के बाद आपको कुछ बहुत रिवार्ड मिलेगा। तो सोलो स्टेकिंग का जो जरिया है, जो वैलिडेटर बनते हैं, ये बहुत ही टाइम कंजप्शन, बहुत ही रिस्की, यानी इसमें एफर्ट्स दो बहुत सारा मिलेगा इतू सा, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारे लोग वैलिडेटर बनते ही नहीं है। तो अगर आप वैलिडेटर बनोगे नहीं है तो स्टेकिंग कैसे होगा और ये डिसेंट्रलाइज कैसे बनेगा? तो उसके चलते दूसरा भी ऑप्शन है। उसके दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत सारा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी है और बहुत सारा सेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी है जहां पे आप स्टेकिंग कर सकते हो। अगर मैं बताऊं डिसेंट्रल वॉलेट में, जैसे कि पता होगा, एक तो होता है कस्टोडियल वॉलेट और एक होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। जैसे कि आप पर एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये एक लिडो करके एक वॉलेट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, जहां पे कि एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है। यानी आप जो स्टेकिंग करते हो वहां पे कोई भी थर्ड पार्टी का या फिर यहाँ पे जो ओनर है लिडो का, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कोई भी टोकन्स या फिर इथेरियम पे उसका कोई हकदार नहीं रहेगा, ना ही आपकी प्राइवेट की के ऊपर उसका हकदार रहेगा। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो आप स्टेकिंग करते हो, वो स्टेकिंग करने के बाद में उस टोकन की हकदार वो जो रहते हैं सेंट्रल एक्सचेंज के जो ओनर या फिर जो प्रमोटर जो भी रहते हैं, उनके पास में हकदार रहता है उस टोकन को, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट मान के चलिए। तो कुछ लोगों ने क्या किए, भाई इतना हमको झमेला जरूरत नहीं है सोलो स्टेकिंग करने के लिए, चलिए हम जाते हैं
पूल स्टेकिंग करते हैं। तो ये पूल स्टेकिंग करने के लिए बहुत सारा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के तौर पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूल है यहाँ पे, आप वहां पे डाल सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, पूल स्टेकिंग छोड़ो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किए ऐसा स्टेकिंग जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोवाइड करते हो। वहां पे भी पूल स्टेकिंग है लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। भाई दिक्कत क्या हुआ, भाई दिक्कत ऐसा है, एसीसी जो सेंट्रल, जो कि एक तरह का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएस है, उन्होंने उनका एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हावी टेस्ट। वो हावी टेस्ट के चलते क्या है ना, हावी टेस्ट का एक रूल्स है, ये है मिस्टर विलियम जॉन हावी, जिसके चलते एसीसी का जो उनका थ्योरी आता है, इनके थ्योरी के तौर पे 3 चीज होता है। एक तो है कोई भी चीज अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप यूज करते हो इन ए कॉमन एंटरप्राइजेस के अंदर, इन ए कॉमन एंटरप्राइजेस, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ प्रॉफिट पाने के लिए विद द हेल्प ऑफ, आपके खुद के भरोसे पे नहीं, आपके खुद पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, दूसरे के काम पे, प्रमोटर्स के थ्रू कुछ काम करेंगे, थर्ड पार्टी कुछ काम करेंगे, आप एक्सपेक्ट करके बैठे रहोगे कि मुझे कुछ तो प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन ए कॉमन एंटरप्राइजेस पे और आपको कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। एफर्ट्स किसका, आपको खुद के नहीं, एफर्ट्स रहेगा दूसरे का, यानी प्रमोटर्स का, अभी कोई समझो मार्केटिंग प्रमोटिंग करते हुए उस चीज की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है ना, ये चीज फंडा था। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, अगर आप उस फंडे को मान नहीं रहे हो, जैसे कि अभी क्या हुआ यहाँ पे, क्रैकन का जो रिटर्न था ना बहुत ज्यादा था। देखिए क्रैकन क्या बोल रहा था, भाई जो भी हम यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, स्टेकिंग करते हो, ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है, रिटर्न तो आपको मिलता है, लेकिन हम जो रिटर्न दे रहे हैं ये हम एक्चुअली उसको चीज को लेके काम पे लगा रहे हैं, कहाँ पे, एज ए वैलिडेटर बन के। लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन आता है, भाई वैलिडेटर जो बनते हैं वहां पे जो रिटर्न मिलता है वो तो बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि अगर हम इस पे चलते हैं, कितना मिलता है, 4%, 4.9% का एपीआर के थ्रू आपको इथेरियम मिलेगा, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के थ्रू। तो भाई आप जो जितना इंटरेस्ट दे रहे हो 12%, 13% के ऊपर दे रहे हो, ये कैसे दे रहे हो, इसका मतलब आप उस फंड को लेके कुछ दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दूसरे को कुछ लेंडिंग दे रहे हो, यानी आप तो एक बैंक बन गए, आप तो एक सिक्योरिटी बन गए उस चीज का, क्योंकि उसके आपके पास में उस चीज का हकदार है। तो जैसे कोई चीज का आपके पास में कस्टोडियल अथॉरिटी आता है, यानी वो प्योरली इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी आपने कुछ फंड उठाया और फंड को किधर डाला और लोगों को कुछ रिटर्न दिया, उसमें से आपको रिटर्न लेके पॉकेट में डाल दी, तो उसके चलते इनको आ गया फाइन क्रैकन को। तो क्रैकन भाई हाथ खड़ा कर दे, भाई अपने से भूल होगी, गलती होगी, माफी चाहिए, आप ले लो $30 मिलियन, भाई हमको छोड़ दो, हमारे यहाँ पे स्टेकिंग बैन, खत्म, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो गया, लेकिन अभी कॉइनबेस ने क्या बोला, भाई देखो हम इतना ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दिया लोगों को, हमने बोला है इतना तक हो सकता है, हमने कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं दिया है। तो उन्होंने भाई अपना सारे कच्चा चीटा जो भी था उनके रिकॉर्ड सब दिखा देना शुरू कर दिया। तो ये कॉइनबेस जो था ना वो पूरा लड़ाई करने के लिए तैयार में है, ठीक है। तो उसके चलते उन्होंने कोई बयान अभी तक कॉइनबेस ने नहीं किया, ना उसको फाइन पड़ा है, तो चल रहा है, उसके लिए डिस्कशन चल रहा है। तो अभी देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग को लेके इतना डर क्यों आ गया भाई? इसी के चलते थोड़ा सा नॉलेज गेन करिएगा। देखिए क्या है ना, हावी टेस्ट जो है अपना, हावी टेस्ट में आपने क्या सीखा, क्या बोला हावी भाई ने, इन्होंने बोला है कि कोई भी टोकन से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो इन ए कॉमन एंटरप्राइजेस, तो अगर आप प्रॉफिट लेने की मनसा से कुछ काम कर रहे हो तो ये हो गया एक सिक्योरिटी, ना कि कोई कमोडिटी है। तो इसके चलते इथेरियम जो है अपना, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक, इथेरियम को ही लोग सोच रहे हैं कि शायद ये एक सिक्योरिटी बन जाए, जैसे कि XRP रिपल के अंदर जैसे चल रहा है, वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि डर आ गया कि भाई हो सकता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने वाले जितने सारे प्रोजेक्ट है वो सारे बैन हो जाए। भाई कुछ नहीं होने वाला, क्यों, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं क्या क्यों नहीं होने वाला है। कोई भी जैसे कि इथेरियम पे आप वैलिडेटर बनते हो, जो भी वैलिडेटर बनते हैं वो क्या करते हैं, 32 इथेरियम को वहां पे डालते हैं। आप सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो तो रिटर्न लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो डालते हैं ये कहां पे डालते हैं, कोई कॉमन एंटरप्राइजेस नहीं रहता है। कॉमन एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कोई सेम पूल होगा, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वहां पे हर कोई डालेगा। लेकिन नहीं भाई, ये तो हर कोई नहीं डालता, और उसके कोई अथॉरिटी भी नहीं रहता है। कोई भी टोकन सब डालते हो तो उसका कोई ओनरशिप नहीं रहता है,
ये डालते कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट पे डालते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं। और जो डालते हैं पैसे कोई 32 इथेरियम डालते हैं, उसका ओनरशिप ना ही कोई प्रमोटर है इथेरियम का, ना ही फाउंडर है। तो भाई ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, यहाँ पे इस चीज का हट गया। लेकिन आप सोचोगे ना फिर भी आप ये इन्वेस्टमेंट है इन ए कॉमन एंटरप्राइजेस पे, चलो ठीक है, लेकिन विथ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट मांगते हो तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, रिवॉर्ड जो मिलता है ये मेरे खुद के बलबूते से मिलता है, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। स्टेकिंग जब करता है, अगर वैलिडेटर मैं ही नहीं करूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो ये मैं दूसरे के भरोसे पे तो नहीं काम करता, दूसरे अगर करेंगे वैलिडेटिंग करेंगे तो मुझे तो रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो ये जो काम हो गया, ये यहाँ पे जो हावी टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा है, तो हावी टेस्ट को पास नहीं करेगा तो ये सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इस जगह पे इथेरियम विन होता है, ना कि प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे जितने सारे प्रोजेक्ट है वो सारे बैन हो जाएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं, रिमर्स चल रहा है, मार्केट में फर्ड है, डर फैलाने की काम कर रहा है, लेकिन लोगों को एंट्री मिलने का मौका है भाई। बल्ले बल्ले आप एंजॉय करो, जिनको मौका नहीं मिला भाई एंट्री करो थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है ना। मार्केट में अगर बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के। भाई मार्केट इतना फर्ड है, इतना डाउन है, लेकिन बेबी डॉज कॉइन का हाइप अभी भी बरकरार है। क्यों, 13 फरवरी को उसका बर्न जो वॉलेट है, बर्न पोर्टल उनके वॉलेट पे ओपन होने वाला है, उनके साइड पे ओपन होने वाला है, जिसके चलते लोग अभी भी बैठे हैं बेबी डॉज कॉइन के अंदर। लेकिन हाँ, बेबी डॉज कॉइन का थोड़ा सा हाइप ऐसा मान के चलिए डबल देने की काबिल अभी रखता है, उससे ऊपर थोड़ा सा चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ये लोग सोच रहे हैं जितना ज्यादा बर्निंग होगा उसकी जो क्वांटिटी थोड़ा सा कम होगा, तो हो सकता है कि बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए। हम भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है छोटा सा आप डाल के रख सकते हो। मेरे तो ज्यादा नहीं डाला है, मैंने 1000 रुपीज का ओनली डाल के रखा बेबी डॉज कॉइन, ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा रिस्क लेने की बहुत पसंद नहीं है। कम से कम डाल के देखिएगा, आप अपनी तरीके से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah.